लिखो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया ना। नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। और कुछ? हिंदी में हिस्सा, है ना। जैसे कि क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा हाथ पैर ये सब बॉडी का हिस्सा है। उसी तरीके से अगर इसको हम ए वेक्टर बोलते हैं, इसके हेड से बनाते हैं बी वेक्टर। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? सी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ए के हेड से याद है बी बनता है, तो इसको क्या बोलते थे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, याद है। इसको एक नया वेक्टर बोल देते हैं क्या? सी। मेरे को ये बताओ कौन वेक्टर किस किस के हेल्प से मिलके बना है? यहाँ कौन सा वेक्टर किस किस के हेल्प से मिलके बना है? ए और बी के हेल्प से। उसी तरह तो सिंपल, जैसे जब मेरा हाथ पैर मिला के पूरा बॉडी बना है ना, तो बोलते हैं ना हाथ और पैर मेरा बॉडी का हिस्सा है। उसी तरह ए और बी मिलके क्या बना है? सी। तो हम यहां बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। बस। जिन वेक्टर्स को ऐड करने से आपको नया वेक्टर्स मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। इसको नोट डाउन करो सब लोग सबसे पहले। उतार लिए सब लोग? और एक क्वेश्चन लिखो अब यहां से। क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी वेक्टर्स। क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी वेक्टर्स, सॉरी हाउ मेनी कंपोनेंट्स। देखो हाउ मेनी कंपोनेंट्स कैन बी पॉसिबल। हाउ मेनी कंपोनेंट्स कैन बी पॉसिबल। अच्छा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स कैन बी पॉसिबल फॉर अ वेक्टर। एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट्स हो सकता है? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल, कैसे आपको लग रहा है कि इनफाइनाइट हो सकता है? हाँ बहुत सही, कि अगर हम यहां से ऐसे सोचे कि सर हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि एक वेक्टर के हेड से बन गया क्या? बी। उसके हेड से क्या बन गया? सी। उसके हेड से क्या बन गया? डी। और इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मान के चलो इसको बोलते हैं ई। बताइए कौन किस किस का कंपोनेंट है? ए बी सी डी किसका कंपोनेंट है? ई का। तो यहाँ कितना मिल गया? चार। ऐसे कितना कंपोनेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। आंसर लिखिए इनफाइनाइट। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर। अरे तो कुछ भी नाम दे दे, नाम देने में क्या है? A1 दे देंगे, A2 दे देंगे, A3 दे देंगे। नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिख दिए A1, यहाँ लिखेंगे A2, यहाँ लिखेंगे A3। ऐसे कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लिखिए। बोलिए, लिखिए कैन अ कंपोनेंट। क्वेश्चन में कैन अ कंपोनेंट बी लार्जर देन इट्स वेक्टर। क्या कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा हो सकता है? अपना अपना आंसर देना है। नहीं हो सकता। कि कंपोनेंट कैसे बड़ा हो सकता है? यही से मिल के तो वो बन रहा है, तो कैसे बड़ा हो जाएगा? है कि नहीं? तो कितने लोगों का कहना है कि नहीं सर नहीं हो सकता? चलो, तो आंसर लिखो
यस, लिखो लिखो। ठीक है, आजा 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 आजा। गलत टर्न ले लिया था क्या कहीं? हाँ हाँ, आंसर यस है। हाँ? इससे पहले क्लास रहता है कि इसके बाद? हाँ, ड्राइंग, इंग्लिश। ठीक, तो आंसर क्या है? यस, है ना। अब इसको समझाने का बहुत अच्छा उपाय है। ये देखो हम लोग के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि बार बार ऐसा बैठा हुआ है कि ए के हेड से बनाएंगे बी, तो ये बन गया क्या? सी। तो यहाँ हम क्लियर बोलेंगे कि भाई जो सी है वो ए और बी का कंपोनेंट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस फिगर को देख के बनाओ कौन किसका कंपोनेंट है। दिख रहा है साफ साफ? क्या यहाँ ए सी से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? तो किसी को दिक्कत हो रहा है देखने में तो बताओ। यहाँ ए और बी सी का कंपोनेंट है, और ए जो कंपोनेंट है क्या वो सी से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। यानी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्या बराबर हो सकता है? किस केस में? इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंपल। ए के हेड से बी और ये ज्वाइन कर दिए, क्या बन गया? सी। यहाँ कंपोनेंट्स क्या उसके बराबर भी है, यानी कंपोनेंट आप अपने वेक्टर के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लिख लो नोट में, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसको नोट में अच्छे से लिख लो। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। component of a vector can be smaller, equal or greater than the vector। लॉजिक समझ में आया ना सबको कैसे हुआ? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक। देखो जो हम लोग को फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है वो ये चीज है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इससे पहले सिर्फ क्या था? कंपोनेंट। इस बार क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, और ये नाम ऐसा क्यों पड़ा है पहले ध्यान से समझो। जैसे कि अगर हम ये फिगर बनाएं, ए के हेड से बी और ये, तो यहां क्लियर बोल सकते हैं कि ए और बी किसका कंपोनेंट है? सी। एक फिगर और बनाते हैं, यहां भी ए और बी किसका कंपोनेंट है? सी का। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ ए और बी कैसा भी है, पर यहाँ ए और बी के बीच कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। यानी अगर एक स्पेशल केस ऐसा हो जाए कि कंपोनेंट्स के बीच एंगल कितना हो? 90 डिग्री, तो हम यहां बोलेंगे इस केस में कि ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ सी। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, खाली इतना बता दो। 90 डिग्री। किसके बीच 90 डिग्री? वेक्टर्स के बीच। और कौन सा वेक्टर्स के बीच? कंपोनेंट्स के बीच। अगर कंपोनेंट्स के बीच एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि वो सब कैसा कंपोनेंट्स है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले इसको नोट डाउन करो फिर और समझाते हैं। हाँ, डिफरेंस नॉर्मल में कुछ भी एंगल हो सकता है। एक ही डिफरेंस है कि इसके बीच हमेशा क्या एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। हाँ हाँ, ये इसमें अगर बोल देंगे ए एंड बी आर कंपोनेंट्स, ये भी सही है। और यहाँ बोल सकते हैं ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये भी सही है। पर यहाँ सिर्फ क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ नहीं बोलेंगे।
फर्क समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको एक टेक्निक याद रखना है, जो टेक्निक सिखा रहे हैं, ठीक है। नीचे लिखो रेजोल्यूशन, लिखो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये टेक्निक याद रखना है, और कैसे याद रखना है समझना, ठीक है। इसको एक कहानी के तौर पे याद रखो कि हर वेक्टर का दो भाई होगा, यानी हर वेक्टर का कितना भाई बना सकते हैं? दो भाई, और वो दोनों भाई आपस में 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। और कैसे याद रखना है, ऐसे देखो, पहले सीख लो कि अगर ये ए वेक्टर है, रिजॉल्व करना मतलब इसको तोड़ना, ठीक है। तो इसका पक्का दो भाई होगा, और वो दोनों भाई आपस में 90 डिग्री में होगा। तो अगर एक भाई इधर है तो दूसरा भाई किधर होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो याद रखना वो दोनों भाई ऐसा होगा कि वो उन दोनों वेक्टर्स को बीच में कर देगा, यानी अगर एक भाई इधर है तो दूसरा भाई ऊपर हो, यानी वो दोनों ऐसे टूटेगा कि वेक्टर्स उसके बाहर होगा कि उन दोनों के बीच में होगा, बीच में हो। अब गलती से अगर कोई एंगल ये बोल दे कि अगर ये थीटा है, तो इस भाई का नाम हो जाएगा ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाले का नाम हो जाएगा ए साइन। एकदम कहानी के तौर पे याद रखना, ठीक है। तो हर वेक्टर्स का कितना भाई? दो भाई, ठीक है। और जिधर थीटा वाला होगा उस भाई का नाम ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाले का नाम ए साइन थीटा। जैसे कि फिजिक्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, खाली एक बताते हैं तरीका। एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, उसमें एक बॉडी रहेगा जिसका मास कितना होगा? m। तो m मास पे ग्रेविटी जो उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, वेट जो लगता है वो किधर लगता है? डाउनवर्ड्स। तो उसको लिखेंगे mg, यही होता है ना। अब ये जो फोर्स लगा, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। तो हमको इस वेक्टर को दो हिस्से में तोड़ना होगा। अच्छा जी, इस वेक्टर को कितने हिस्से में तोड़ना है? दो हिस्से में। आगे यही सीखना है। तो देखो, दो हिस्से में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों आपस में कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री में। तो एक हिस्सा अगर गलती से इस साइड आ गया, इस साइड, तो दूसरा हिस्सा किधर जाएगा ये बताओ? कैसे याद है? ये और ये 90 डिग्री होना चाहिए, और वेक्टर्स उन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो दूसरा क्या इधर जाएगा? तो अगर ये एंगल आपको दिया रहेगा थीटा, तो बताइए इधर कौन सा आएगा? mg का कौन सा कंपोनेंट? cos थीटा, और इधर mg का कौन सा? साइन। समझ में आया? बस यही सीखना रहता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। तुम भी इंग्लिश ट्यूशन करती है क्या? नहीं तो लेट कैसे हो गया? अच्छा फंक्शन, हमको लगा पंगा हो गया घर में। इतना दोपहर में क्या फंक्शन चल रहा है जी? शादी वादी हो रहा है क्या घर में किसी का? तो अब क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, घर में रहती हल्दी वल्दी। चलो, तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि फिर से बताएं इसको? आ गया ना? हर वेक्टर का कितना भाई होगा? दो भाई, दोनों भाई आपस में 90 डिग्री, और ऐसे होगा कि वेक्टर्स उन दोनों के बीच में रहेगा। तो जैसे mg का एक भाई अगर इधर कर दिए अपने मन से, तो दूसरा भाई हमेशा उसके परपेंडिकुलर, तो इसलिए इधर, इधर भी कर सकते थे पर वेक्टर्स बीच में नहीं आएगा, इसलिए वेक्टर इधर की। हाँ पास रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम बीचों बीच रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थीटा 30 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? अब इसी का यूज पता है हम लोग कहाँ करेंगे? एक हम बस ट्रेलर बता रहे हैं कि इसी चीज का यूज कहाँ करना है हम लोग को, ठीक है। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आगे बताएंगे। अगर एक पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंक देते हैं, ऐसे एक पत्थर याद है, ऐसे फेंक दिए,
तो पत्थर कैसे जाएगा ऐसा, तो वो ऐसे जाके फिर ऐसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल, अगर हम इसको अच्छे से समझे तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है और किस में ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में, दोनों में ट्रेवल कर रहा है। तो अब इसको हम समझाएंगे कैसे, तो हम बोलेंगे देखो अगर इसका स्पीड यहाँ u है और वेलोसिटी स्केलर की वेक्टर वेक्टर, तो इसका दो हिस्सा कर सकते हैं। तो अगर ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है तो इस वेलोसिटी को हम दो हिस्से में तोड़ेंगे, एक हिस्सा x के तरफ और दूसरा हिस्सा y के तरफ। तो x के हिस्से में कौन सा कंपोनेंट आएगा, u cos थीटा, अगर यहाँ u है तो u cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट u sin थीटा। यानी x के लिए u cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है और y के लिए u sin थीटा। समझ में आया? तो ऐसे वहां तोड़ेंगे, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो अगर बना ही लिए हैं तो फिजिक्स में ऐसे सीखना है कि हर चीज को दो हिस्से में तोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, रिजॉल्व करना आ गया। नेक्स्ट लिखो, रिजल्टेंट। नेक्स्ट लिखो, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पूछा जाए या नेट पूछा जाए या सम बोला जाए या एडिशन बोला जाए, इन सब का मतलब क्या है, सेम। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, फाइंड द नेट वेक्टर, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, फाइंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका सबका मतलब क्या है कि दो वेक्टर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हमको ऐड करना तो आता है कि अगर ये रहा ए वेक्टर और इसके हेड से रहा क्या, बी वेक्टर, तो इसी को बोलते हैं क्या, ए प्लस बी, और इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, सी। ये तो हम लोग पढ़े थे, पर ये हम लोग पढ़े हैं डायग्राम से कि अगर ए और बी है तो ए प्लस बी इतना होगा। अब हमसे ये बोलेगा कि अगर ए का कुछ वैल्यू होगा, कि मान के चलो ए का कुछ मैग्नीट्यूड है 5, याद है इसको, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, और बोला कि बी का मैग्नीट्यूड है कुछ 10, तो बोलो दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, 15। तो ये तो स्केलर हो गया। हम लोग यहाँ किसको जोड़ रहे हैं, स्केलर को जोड़ रहे हैं कि वेक्टर जोड़ रहे हैं, वेक्टर जोड़ रहे हैं। तो वेक्टर में दोनों जुड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, अब उसको कैसे जोड़ना है तो वही सीखना है अभी कि भैया कैसे इसको करें। ठीक है, तो उसी के नीचे लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, उसी के नीचे एंगल बिटवीन वेक्टर, उसी के नीचे रिजल्टेंट के नीचे लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, अब एंगल बिटवीन वेक्टर का हम एक क्वेश्चन देते हैं कि मान के चलो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये 120 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, और हम अगर आपसे पूछें कि बताइए ए और बी के बीच कितना एंगल है, आपका आंसर 120 है ना। हमको भी मैथ्स आता है, चलो। तो आंसर क्या निकला, 120, जो कि गलत है। ठीक है, वेक्टर्स का मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन है। तो आपको क्या लगता है एंगल्स यहां हम लोग लाइंस के बीच देखना होगा कि डायरेक्शंस के बीच, डायरेक्शंस के बीच। नोट में लिखिए,
इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, यानी यहां एंगल जो है वो डायरेक्शंस के बीच में निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्शंस के बीच अब तुम खुद सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ए का डायरेक्शन किधर है, इधर, बी का डायरेक्शन इधर, यानी एंगल 120 होगा कि उल्टा 60 वाला होगा, 60 वाला होगा। अब बोलेंगे सर इतना हमको सोच नहीं सकते, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरकीब है कि आप सारे वेक्टर्स को एक पॉइंट से ड्रॉ कर लो, सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से। तो बताओ ए का, ए किधर है, इधर, तो ए आप इधर ड्रॉ कर दिए, इसी से बी भी ड्रॉ करो, बी किधर है, इधर। तो ये वाला एंगल जो भी होगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, तो अब ये सिंपल सा मैथ्स है। ये वाला एंगल अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60, 30 प्लस 30 क्या, ये कितना होगा 60। तो ये वाला भी एंगल हम लोग क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। यानी जो एंगल होगा वो किसके बीच निकालना होगा, डायरेक्शंस के बीच। और अगर तुमको निकालने में दिक्कत होता है तो सारे वेक्टर्स को हम लोग कहां से ड्रॉ कर देंगे, एक ही पॉइंट से, ठीक है। इन दोनों को उतारो, ड्रॉ ऑल वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट। चलिए, हाँ ये वाला इसमें तो हमको लगता है थोड़ा मोड़ा होगा, करो ठंडा किसमें, हाँ। तो फिर गैस अगर भराएगा फिर खत्म हो जाएगा, तो पूरा प्रेशर डाल के देख लेगा, इसका पाइप देखा एक बार पूरा, पाइप हम चेक देख लिए, तो भी यही है डाल वाला ठीक है, लेकिन जाता है। तो वो वाला भी चेक कर लो ना, पक्का बोली वहीं से लीकेज है ना, कि और कहीं से, तो उसमें भर दो फिर, कटाएंगे थोड़ी निकल जाएगा तो शीशा, हाँ 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 लेके आओ, और इसमें भी तुम लोग डाल दो जितना, ठीक है। किसी तरह पाइप तो हिल रहा है, उसको जाम नहीं कर सकते, मतलब हम इंडोर भी चेक कर लिए, डाल के चेक कर लिए, अब अपना तो कम चेक कर लेते हैं, जैसे हवा हवा देता होगा, हिलने के कारण अभी गैस चेक किया मशीन, मशीन से गैस का कम नहीं, बहुत ज्यादा एकदम हल्का फुल्का होगा, माने एकदम माइनर कि हाँ हवा चल रहा है। अच्छा इसका तुम वो वाला चेक नहीं किया, जो ये पाइप यहाँ से गया है, वो पाइप में कहीं लीक, वो देखा है अच्छे से, वो पाइप हम देखे। हेलो हेलो, अगला बात, ये बात ही नहीं समझा। हेलो, बोल रहे थे ओला तो पूरा लीक कर गया नट से, ठीक है। तो ओला थोड़ा चेक करके उसमें डाल दो गैस, है ना, और बढ़िया से टाइट वाइट करवा दो। और ई वाला जो है ये बोल रहा है कि गैस कम है, तो उसका क्या करें फिर, ठीक ठीक, लेकिन उसमें डलवा दीजिए, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, उसमें डलवा दो, ठीक है ना, ठीक है, हाँ लेके आओ, हाँ ठीक। लेकिन सुनो ना, वो वाला ऐसा नहीं कर सकता है कि उसमें आज प्रेशर डाल दो और कल एक बार, उसका तो सामने ही है, पता ना शीशा हटवाइए ना, पूरा चेक कर लेंगे, ठीक ठीक। जिन ऊपर शीशा हटवे कोनो तरकीब दे, हाँ एक क्वेश्चन लिखिए इसी में तुरंत, लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, आराम से, जो बुद्धि बताया उस पर काम,
तुम जोड़ा अच्छा से, जोड़ा घटाएं तेरा ठीक है तो। हाँ, आराम से आराम से आराम से बनाओ, कोई हड़बड़। समय, एक एक मिनट समय ले लो, पर सही से बताओ। 150 है ना। चलो, सेम पॉइंट से ए बनाना है तो ए किधर बनेगा? ए का डायरेक्शन इधर है ना गधा, तो इसी साइड बनेगा। बी का डायरेक्शन किधर है? इधर, तो बी इधर बनेगा। यानी हमको ये वाला एंगल चाहिए, और ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला एंगल उस डायग्राम में कितना दे रखा है? 30। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? 150। ठीक है, तो एंगल निकालना सीख गए। ठीक है, चलो। तो अब आप लोग को एक ही फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर्स में। ठीक है, टॉपिक डालो, फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहां बताओ किसका रिजल्टेंट कौन है? ए और बी का जोड़ने से सी मिला, तो सी किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का। अब बताओ ए और बी के बीच एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है? ये वाला होगा ना, है ना, इसका इधर और इसका इधर। तो यहाँ ए और बी के बीच एंगल कितना है? थीटा। तो हम बोलेंगे कि जो भी रिजल्टेंट, यहाँ रिजल्टेंट कौन है? सी। एक काम करते हैं, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इस रिजल्टेंट को एक समय के लिए लिख देते हैं आर। ठीक है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ नहीं, एकदम ये मंत्र की तरह याद रख लेना है ना, कि कोई, अरे कोई, अच्छा एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा बताते हैं। क्या ये कहीं देखे हो राइट एंगल ट्राइंगल? आर इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस एक चीज याद रख, अच्छा ये वाला भी देखे हो? तो खाली याद क्या रखना है? कौन सा बड़ा चीज है? फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो लास्ट में खाली याद क्या रखना है? कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच एंगल है? ए और बी वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, और एक नोट में लिख लेना, दिस फॉर्मूला is only valid for resultant of two vectors। ऐसा नहीं कि तीन वेक्टर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc cos थीटा, ऐसा नहीं करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ही बताएगा। ठीक है, अब देखो, वो जो पाइथागोरस थ्योरम जो डेवलप हुआ था, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ऐसा होता था, देखो तो ऐसा ही होता था। ये लेते थे x, ये y, तो इसका लेंथ निकाल लेते थे। फॉर्मूला क्या होता था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये कहां से आया, अब हम बताते हैं तुरंत। अगर हम इसको एक वेक्टर बना ले x, इसको एक वेक्टर बना ले कितना? y, तो क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है? तो इस फॉर्मूले में हम डालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। खाली ये बताओ x और y के बीच कितना एंगल? 90। ठीक है, अब खाली इतना बता दो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। और आज के बाद घर जाके ये साइन थीटा और cos थीटा का सबका वैल्यू याद रखना है। कौन कौन सा? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, बनवा दिए थे। ये सबका वैल्यू याद रखने बोल लेते हैं। क्या हो गया? क्या छींक रहा है क्या?
तो अच्छा कोई नहीं, लिखवाए थे ना, ये वैल्यूज याद होना चाहिए। तो cos 90 का वैल्यू 0, तो याद है ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसलिए वहां पाइथागोरस का थ्योरम आ जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ यहाँ पहले ये बता तू, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो यहाँ लिखेंगे cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहां से पाइथागोरस थ्योरम डेवलप हुआ। हाँ, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए कोई भी थीटा एंगल पे काम करेगा। अच्छा, अगर यहाँ 30 डिग्री होता, क्या तुम्हारे पास पहले से कोई फॉर्मूला है कि कोई अगर ट्राइंगल है जिसमें 30 डिग्री हो उसका निकालें? नहीं, सिर्फ किसके लिए पॉसिबल था 90 डिग्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फटाफट, लिख लिए, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इधर देखो, इधर अच्छा, इस बी को अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, कोई दिक्कत? क्योंकि उसका ना हम डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स को हम अभी क्या किए, सेम पॉइंट से ड्रॉ किए, ए इधर और बी इधर। तो मेरे को ये बताओ, ए और बी का रिजल्टेंट कहां जा रहा है? क्या बोल सकते हैं ए और बी का रिजल्टेंट उसी के बीच में जा रहा है? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है, जैसे ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, बोलेगा दोनों का रिजल्टेंट किधर है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर देना, ए वेक्टर और इधर क्या बना दिए बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, इसके बीच में। बीच मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, इन दोनों के कहीं बीच में होगा। आप बोलेगा सर हम कैसे पता करेंगे कि किधर होगा? तो समझो ध्यान से, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट थोड़ा ए के तरफ, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट थोड़ा बी के तरफ। समझ में? तो अभी इसको ड्रॉ कर लो, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, और इसी रिजल्टेंट का फिर फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये थीटा ए और बी के बीच एंगल हो गया। ठीक है, नोट डाउन करो। हाँ, यूनिटी होता है। अगर ए 3 यूनिट है, बी 5 यूनिट है, तो रिजल्टेंट भी यूनिट में ही आएगा। जैसे कि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कि ये ए वेक्टर है, आगे चल के पता चलेगा वही ए वेक्टर एक फोर्स हो सकता है, वही ए वेक्टर एक वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसका हम ना लाइव तुम लोग को एक डेमो दिखा देते हैं कि थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये, हाँ प्रैक्टिकल एकदम तुम्ही पे कराएंगे अभी हम। कॉस 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 कॉस, थोड़ा मेरा राइटिंग गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, हमको 3 आदमी चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन कौन आएगा? हाँ, आजा आजा, तुम लोग तीनों आजा इसी बेंच का, आजा आजा आजा। हाँ, तुमको आना है? हाँ आजा, तू आजा, तू आजा, आजा, तू भी आजा, तीनों आजा। ठीक है, एक काम करते हैं, तू बैठ जा आराम से, पैर पैर इस पे रख ले, ठीक है, नीचे पैर मत रखना, ठीक है ना। एक हाथ उसको दे, दे एक हाथ रहे, एक तू इधर आ जा, एक हाथ इसको दे। अब इसको समझो ध्यान से, बहुत आसान चीज है। तू, हाँ ठीक है, तू इधर एक काम कर, तू थोड़ा इधर इधर आ, हाँ तू यहाँ, ठीक है। हाँ, अरे मूवी थोड़ी दिखा रहा है, समझो चीज को, एक मिनट। वो समझो कि उस पे 2 फोर्स लगेगा, कौन कौन वो फोर्स लगाएगा? हाँ, मतलब इसको मानो ए वेक्टर और इसको मानो बी वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर है,
तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, उसको हम यहाँ डायग्राम से भी समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे हो रहा है चीज। तो ये फोर्स इधर लगाया, ये फोर्स उधर लगाया। एक काम करते हैं, तू बैठ जा, तू बैठ, 1 मिनट बता रहा है, तू आ जा इधर। हाँ, क्यों बैठा रहा, समझाएंगे बाद में। हाँ, तू इधर आ। अच्छा, अब तुमको क्या लग रहा है प्रैक्टिकली, हाथ पकड़ इसका। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन, इन दोनों में प्रैक्टिकली तुमको क्या लग रहा है कि अगर ये दोनों घींचा तो किसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? पार्थ का। अब समझा तुमको कहा बैठा दिए, ठीक है। इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड उससे थोड़ा कम होगा, यानी कि इस पे F1 वेक्टर इधर और उस पे F2 वेक्टर इधर। और हमको पता है जब खींचेगा तो F1 ज्यादा होगा। तो तुम लोग पहले ये बताओ, ये आदमी किधर जाएगा? पार्थ की तरफ। हमको लग रहा है ये, पर ये होगा नहीं। अब ये किधर जाएगा तुम लोग प्रैक्टिकली देखना, ठीक है। खींचो, दोनों एक साथ खींचो। अब देख हुआ क्या, चल अब जा तू जा, बैठ बैठ। अब इसको समराइज करके देखते हैं, आराम, हल्ला नहीं, इसको समझो, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये यहां था, पार्थ, पार्थ नाम है ना, पार्थ इसको इस तरफ खींचा, वो इसको इस तरफ खींचा। ये बंदा ना इधर गया ना इधर गया, किधर गया? बीच में। वही चीज हम, और वो हल्का सा किधर जाएगा, थोड़ा अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो हल्का सा किधर जाएगा, वो पार्थ की तरफ, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या था, ज्यादा। अगर इन दोनों को अगर एग्जैक्ट खड़ा करते और लगभग दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता तो किधर जाता? बीचों बीच। अभी ऐसा नहीं, दो हाथ अलग हो जाता बेचारे का ना। अब इसी चीज को यहां समझो, इधर समझो, इधर इधर, इसी चीज को यहां समझो। पार्थ इधर खींचा था F वेक्टर, F1 वेक्टर, और ये इस तरफ खींचा था कौन सा वेक्टर? F2। तो अगर ये दोनों वेक्टर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा किधर जाएगा? इन दोनों के बीच में। इसलिए रिजल्टेंट इस तरफ आया था। और अगर हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ता कि मान के चलो वो 10 न्यूटन लगाया और वो 5 न्यूटन लगाया, तो नेट कितना लगा, तो हम सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, √10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5। और उन दोनों के बीच कितना एंगल था? 90 डिग्री। तो यहाँ फिर cos 90 पुट कर देंगे। अगर इन्हीं दोनों को बोलते नहीं 90 डिग्री नहीं, अब तुम लोग 30 डिग्री में आ जाओ, तो यहाँ थीटा कितना पुट करते? 30 डिग्री। समझ में आया चीज? पक्का पता चल गया? चलिए नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहां से कहां तक हो सकता है? कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री, 1 मिनट, 0 डिग्री का मतलब ए और बी कैसा होगा? एक के ऊपर एक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम, ठीक है। केस 1 लिखिए फटाफट। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब लिख लो ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए और बी सेम डायरेक्शन में हो गया। तो मेरे को ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? इसको ऐसे समझो कि अगर ये और ये दोनों एक ही तरफ खींचता, ये 10 से और वो 5 से, तो नेट कितना होता? 15 हो जाता। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट हम सीधा लिखेंगे a प्लस बी। अब बोलेगा नहीं सर हम फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा के जगह cos 0 डिग्री, cos 0 1। तो यहां लिखेंगे फिर से √अंडर, ये किसी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। तो मैथ से बता सकते हो कि अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो रिजल्टेंट ए प्लस बी है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहा है तो दोनों फोर्स क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? ए प्लस बी, ठीक है। और याद रखना कि जब थीटा 0 डिग्री होता है, उसी केस में जो रिजल्टेंट होता है वो सबसे क्या होता है?
मैक्सिमम। कि अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। चलिए इसको लिखो फटाफट। हो गया? थोड़ा विजुलाइज करके समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थीटा का वैल्यू 180, केस 2। 180 का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर ए इस साइड है तो बी किधर होगा? अपोजिट साइड। थोड़ा बुद्धि लगा के बताना कि इस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो कैसा होगा। अगर ये दोनों उल्टा खींचता है, 10 इधर 5 इधर, ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी की बी माइनस ए? हमेशा याद रखना कि रिजल्टेंट किधर जाएगा। अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? इसके तरफ। अगर बी बड़ा होता तो इसके तरफ। तो यहां लिख लो ए माइनस। और ये रिजल्टेंट याद रखना, ये रिजल्टेंट सबसे क्या होगा? मिनिमम। यानी मैक्सिमम के लिए दोनों का एंगल 0 डिग्री सेम साइड होना चाहिए और सबसे कम 180। हाँ बस 2 ही केस पढ़ना है। उल्टा दे दिए ये वाला, ले क्या? अच्छा अच्छा, एक एक एक, एक हम समझ गए तुम लोग के मन में क्या बैठा है कि अगर वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, ठीक है, तो अगर वेक्टर ऐसा होगा तो हम लोग ए में ऐसा उल्टा लगा देंगे। मतलब कि अगर रिबॉक का जूता पहने हैं तो इस पैर में ऐसा होगा, लेकिन उल्टा वाला पैर में उल्टा होता है साइन, कि दोनों में साइन सेम होता है? सेम साइन होता है। सिंबल सिर्फ बताने के लिए होता है कि वो क्या है? वेक्टर। इस सिंबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो वो पता फिर क्या करेगा, वेक्टर ऐसे बनाएगा और ए के ऊपर लिखेगा ऐसे। ऐसे नहीं करना है ना? तो ऐसे नहीं करना है, समझा है? तो वो सिर्फ सिंबल है, सिंबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा चलो यहां तक हो गया, खत्म करते हैं। अब समझो कि अगर ए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 और बी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, तो बताओ इनका सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 14। और इसका रिजल्टेंट का सबसे मिनिमम 6। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट हमेशा 6 से बड़ा या बराबर होगा और 14 से हमेशा छोटा या बराबर होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते। तो रिजल्टेंट हमेशा उसका मैक्सिमम और मिनिमम के हमेशा बीच में है। ठीक है, इसको नोट डाउन करना। चलिए वेक्टर्स में बहुत कुछ सीख गए। हम लोग का टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक है ना? हाँ जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया सबका?
चलो नेक्स्ट लिखो। देखें एक मिनट, और क्या क्या है तुम लोग में पढ़ना। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कंपोनेंट्स, स्केलर ए डॉट बी, एक क्वेश्चन दे, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो। जब तुमको लगना चाहिए ना भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है कुछ, है ना, लिखो, वरना थ्योरी में मजा नहीं आता, क्वेश्चन बनाओ तो थोड़ा मजा आता है। लिखो, एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल should the two forces, at what angle should the two forces 5 Newton and 12 Newton be added, to get 13 Newton? At what angle should two forces 5 Newton and 12 Newton be added to get 13 Newton? कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा, जो समझ में आए बनाओ। एक आदर्श विद्यार्थी की तरह बनाओ, जैसा समझाए थे वैसा करो, आंसर 200% आएगा। आ गया कितना, 90 डिग्री है। देखो बहुत आसान है कि इन दोनों को कितने एंगल पे ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट कितना हो जाए, 13। यानी इसको मान लो रिजल्टेंट, इसको मान लो ए, और इसको क्या मान लो बी। मेरे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी 25, बी स्क्वायर मतलब 144, 2ab मतलब कितना 120 कॉस थीटा। हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट कितना दे रखा है, तो 13 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 और 144 प्लस 120 कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता है, तो 169 इज इक्वल टू 169 प्लस 120 कॉस थीटा। ये इधर जाके उधर जीरो कर दिया, तो 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी कॉस थीटा हो गया 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री। तो आंसर हो गया कितना, 90 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन कैसा आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अगर ऐसा मिलता है तो।
चलो नेक्स्ट लिखो, वेक्टर्स, वेक्टर्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, वेक्टर्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, ये टॉपिक टॉपिक वेक्टर इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि वेक्टर्स को अब हम लोग मैथ से पढ़ेंगे। मैथ्स का मतलब ये हो गया कि जैसे इससे पहले पढ़ते थे कि ये अगर ए वेक्टर है तो हम डायग्राम से समझते थे कि ए कितना बड़ा है कितना छोटा है। कैसे समझते थे बड़ा छोटा? क्या देख के? लेंथ। और डायरेक्शन उसका क्या देख के? एरो देख के। हम लोग पहले ऐसे समझते थे वेक्टर्स को। अब हम लोग वेक्टर्स को मैथमेटिकल टर्म से समझेंगे, मतलब कि हम मैथ्स में अरे चलो इधर, तब हम मैथ्स में अला नहीं, अब हम मैथ्स में ऐसा लिख देंगे कि हमको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा ये वेक्टर ऐसा होगा। उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ 3 यूनिट, याद है यूनिट वेक्टर्स? देखो टाइप्स में लिखा होंगे, देखो यूनिट वेक्टर। अब इसको वो बना, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ऊपर कैप लगा के। तो यहाँ हम 3 यूनिट वेक्टर स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, एक आई कैप और के कैप। हाँ, तो ये 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है जो हमको ये बताएगा कि अगर कहीं भी आपको आई कैप दिख गया, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो इसका डायरेक्शन तो होगा, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरह जे का डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस की तरफ, और के का डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ। तो अगर हम मैथ्स में ऐसा लिख रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 5 आई कैप का मतलब उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? एक्स एक्सिस की तरफ। और 5 उसका क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो 5 आई का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5 और उसका डायरेक्शन किधर? एक्स एक्सिस की तरफ। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। देखो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स वाई और क्या जेड, तो 5, इस ए वेक्टर को हम इस ए वेक्टर को हम पता है किधर डिनोट करेंगे? इधर, कि अगर ये मेरा ए वेक्टर 5 आई है तो ए वेक्टर इधर होगा। इन दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए, अच्छा 5 आई का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। ठीक है, अगर 6 के कैप बोल रहे हैं तो मतलब जेड एक्सिस के तरफ होगा, तो यानी 6 जेड एक्सिस मतलब बाहर होगा ना। एक्स वाई जेड किधर होता है? बाहर। वो बना नहीं सकते इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तुरंत अब पता लग जा रहा है कि मैथ्स में तुरंत लिखेंगे और पता चल जाएगा। अगर मान के चलो लिखा है -4j, अब इसका मतलब बता। मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड 4 ही होगा। और -j का मतलब y के जस्ट अपोजिट में, एक्सिस नीचे नहीं, y एक्सिस के अपोजिट। नहीं, अगर इसको -4j बनाना होगा ना तो ऐसे बनाएंगे, और यहां लिख देंगे b वेक्टर, और इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू -4j। इसका मैग्नीट्यूड -4 बोलना है कि 4 ही बोलना है? 4 ही बोलना है। ठीक है, या प्लस माइनस डायरेक्शन बताएगा। हाँ, वाई एक्सिस ऊपर है ना, तो प्लस जे मतलब ऊपर, माइनस जे का मतलब नीचे। याद है नेगेटिव वेक्टर माइनस होता था तो क्या हो जाता था? जस्ट अपोजिट।
तो इससे हम लोग पता है क्या सीख लिए कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है उसको आई कैप से लिख देंगे, जो वाई है उसको जे कैप, और जो जेड है जेड एक्सिस की तरफ होगा उसको के कैप। लेकिन अगर कोई वेक्टर कुछ ऐसा हो, ना एक्स में ना वाई में ना जेड में, अब उसका क्या करें? हाँ, तो हम ऐसा बोलेंगे, देखो इधर देखो इधर इधर, इसको पहले समझ, एक्स वाई और ये क्या है जेड, इधर आई कैप इधर जे कैप इधर के कैप। तो मान के चलो वो वेक्टर इस दीवार में है, तो इस दीवार का मतलब वो आई में है और जे में है, तो उसको ऐसा लिख देंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, इस टाइप से। लेकिन अगर वो वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में ना बीचों बीच कहीं है, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे उसको? तो उसको हम कोई भी वेक्टर को आज के बाद समझो ध्यान से कि अब हम कोई भी वेक्टर को आई कैप में भी लिखेंगे, जे कैप में भी और के कैप में भी। आई कैप में कुछ एक्स होगा, वाई कैप में कुछ वाई होगा और जेड एक्सिस में कुछ जेड होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर में अगर बात करें तो ए वेक्टर को लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो डरना नहीं है, समझना कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर का क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो अगर कोई पूछे कि इसका बता मैग्नीट्यूड कितना, तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो बता इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आगे अब माइनस नहीं लिखना है, समझ में आया? यानी आज के बाद कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसा लिखेंगे। बस आपको इतना ही अभी समझना है, कुछ 11th के लिए छोड़ दो, हम लगभग 11th का 80% तुम लोग को वेक्टर बता दिए। हाँ हो जाए कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाए तो एक वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5j कैप माइनस 6k कैप लिख सकते हैं। यानी अच्छा ये बता, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो वेक्टर कौन से दो एक्सिस के बीच में है? वाई और जेड। इससे ये तुरंत समझ जाना है, एक्स वाई जेड, बोल कौन सा दीवार में है? वाई जेड के दीवार में है। नीचे वाला फर्श कौन सा है? एक्स और जेड वाला। ये दीवार कौन सा है? वाई और एक्स वाला। तो आगे जाके पढ़ेंगे, इसको दीवार नहीं बोलते, इसको प्लेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, नीचे को बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। डरा कर रहा है, कितना आसान आसान चीज है बता। आई इतना भी अगर तुम लोग वेक्टर्स पढ़ लिए तो 11th का बहुत पढ़ लिएगा। तुमको लग रहा है ना कि पता नहीं सर क्या पढ़ा है, एक बार देखना है, कुछ मत करना है। कोई भी भैया से क्लास 11 का बुक लेके वेक्टर्स का खाली कॉपी ऐसे पेज पलटना, तुमको सब लगेगा कि सारा चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो घबराने वाला बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। एक क्लास एक्स्ट्रा आओगे कभी? है? कब? यही मेन मुद्दा है, कब? तो संडे को मेरा पहले से ही क्लास रहता है। अच्छा थर्सडे को कल ही है ना? एक मिनट। अच्छा कल 4 से 5:30, 4 से 5:30। अच्छा कल कल क्या थर्सडे है ना?
कल तो तुम लोग का एक क्लास है, पहला बायो है, एसएसटीएस है, दूसरा एमवीके है, मैथ है। ऐसे एसएसटी हो गया क्या क्या? तो एक काम करते हैं, क्या है, सब खत्म हो गया। तो एक एक काम करते हैं, कल तुम लोग सर जो भी है सर से अपना बात कर लेना, हम कल 4 से 5:30 वाला क्लास लेंगे। तो कोई नहीं, सर को बोलना वो सेकंड क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। हाँ लिखो, एडिशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर, लिखो तो पहले। अगर ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है और बी वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे बोला जाए, ठीक है, अब तुमको वहां एग्जैक्ट बोलेगा नहीं क्या, वो अगर वो लिखा कि ये निकालो और उसके बाद बोला कि ये निकालो और फिर बोला ये निकालो, तीनों का मतलब क्या है और कैसे समझना है। सबसे पहले किन दोनों को ऐड करना है, ए और बी दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो समझो ध्यान से कैसे करना है। डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करने के लिए आई को आई के साथ जोड़ दो, कितना आया 5। कोई नहीं देखो, अच्छा इन दोनों को ऐड करने पे -3j, और इन दोनों को ऐड करने पे -3। अब बोलोगे सर क्यों इसको जोड़ दे रहे हैं, तो समझो ध्यान से, आई और आई का डायरेक्शन सेम होता है, और अगर आई और आई का डायरेक्शन सेम होता है, याद है डायरेक्ट जोड़ देते थे, रिजल्टेंट याद करो, इसलिए आई को आई के साथ जोड़ दिया, जे को जे के साथ और के को के के साथ, ये मिल गया a प्लस बी। इसका मतलब क्या है, हाँ सेम नहीं है, देखो a प्लस बी का मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहले a और b को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक वेक्टर आया और वेक्टर में मॉड लगाए नहीं, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब याद करें उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे फिर √5² प्लस -3² प्लस -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी का, और फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उतारो सबको। तो ए का मैग्नीट्यूड यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं, √3² प्लस -4² प्लस 2², और यहाँ बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, 2² प्लस 1² प्लस -3 का होल स्क्वायर, और लास्ट में जो भी निकलेगा उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब नोटेशन समझो कि किसका मतलब क्या होता है। हाँ
सर सेकंड वाला में वेरिएबल है, क्या क्या वेरिएबल आई जे क्या, किसमें ये वाला? नहीं सर, वो 5 के साथ आई। हाँ ये, अच्छा दो वेक्टर को ऐड करने पे हमको वेक्टर ही मिलेगा ना, इसलिए इसको ऐसे लिखना है। सेकंड वाले में वेक्टर्स का मॉड लगा हुआ, यानी ये जो वेक्टर निकला उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर उसका होल स्क्वायर करते हैं ना। हेलो, हाँ हाँ बोलो। किसके पास? कौन सा? किसको दिखाना? मम्मी को? अच्छा ठीक, बात करते हैं। उतार लिए सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। चलिए दोनों निकालिए पूरा। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी आपका बारी है। कुछ बुद्धि अपना भी लगाना होता है, और जितना बड़ा बुद्धि नहीं है तुरंत कर सकते हैं। हाँ हो गया। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं कैसे करें, क्या इसको हम लोग याद है ऐसा लिख सकते थे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अच्छा अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो इसके आगे माइनस लगा देता है, तो इसको माइनस लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। अब हमको इस माइनस बी को ए के साथ क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ 2i और माइनस आई कितना होगा? आई। वहां जे है ही नहीं, तो यहाँ जे है तो यहाँ क्या होगा? प्लस जे। 4k और माइनस 2k, ये हो गया फाइनल आंसर। जिसको लगता है कि सर इतना क्यों फालतू करें, डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1 1, जे है ही नहीं, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना? 2। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड का मतलब रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आंसर कितना हो गया? रूट। समझ में आया? चलो आज इतना ही रखते हैं, कल वाला पहला क्लास हम लेंगे, ठीक है? पक्का? हाँ नहीं नहीं, तुम लोग जाके सर से बात कर लेना, ठीक है? वो बायो वाले सर दूसरा ले लेंगे, ठीक है?